Hello guys, what's up? This is Amit Mahajan. I hope that you are doing well, and in this video we are going to discuss things to remember before you go for your law paper. बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा वीडियो बनाऊंगा पर मैं मैक्सिमम चीजें आपको बताना चाहता हूं बिकॉज बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं कि सर ये चीजें लिखनी इंपॉर्टेंट है क्या, ऐसे लिखना इंपॉर्टेंट है क्या, तो ये सब चीजें मैं ये वीडियो में बताने वाला हूं. सो 3 से 4 मिनट लूंगा आपका, अच्छे से देखना. सबसे पहला डाउट होता है सर सेक्शन नंबर्स इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. इफ यू नो द सेक्शन नंबर्स देन ओनली यू शुड राइट द सेक्शन नंबर. इफ यू डोंट नो, डू नॉट राइट. मुझे ऐसे लगता है 10% में श्योर हूं कि मैं सेक्शन नंबर ये करेक्ट होगा. डू नॉट राइट इट बिकॉज इफ यू राइट रॉन्ग सेक्शन नंबर आपके मार्क्स कट सकते हैं. सो अपना फर्स्ट पॉइंट छोटा सा, आई नो दैट यू न्यू दिस बट आई थॉट ऑफ रिमाइंडिंग यू अबाउट दिस. पॉइंट 1. पॉइंट नंबर 2, सर हैंड राइटिंग इंपॉर्टेंट है क्या? हैंड राइटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है. अरे यार, हम लोग प्रोफेशनल एग्जाम्स दे रहे, हम लोग से ये एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि हम लोग हैंड राइटिंग अच्छा लिखे? नहीं, बिकॉज एंड दिस इज नॉट द राइट टाइम टू इंप्रूव योर हैंड राइटिंग. दिस इज द राइट टाइम टू इंप्रूव योर कॉन्टेंट क्वालिटी. सो डू नॉट थिंक अबाउट हैंड राइटिंग. और हैंड राइटिंग के केस में क्या है, मतलब एलिजिबल होना चाहिए, दिखना चाहिए सामने वाले को कि क्या लिखा है. ठीक है ना? उसके बाद ये पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट हुआ. पॉइंट नंबर 3, सर फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट है क्या? फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है. बट अगर मैंने बात किया प्रेजेंटेशन का, पेपर प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट. सी, if you don't have good handwriting, then in that case I would suggest that go for the good presentation. Now you'll say कि सर कंटेंट इंपॉर्टेंट है ना. देखो, समझो एक बात को, you have to understand from the examiner's perspective कि एग्जामिनर जब इधर पेपर खोलेगा at that point of time उसको हैंडराइटिंग तो अच्छा नहीं है, तो आपने हम लोग ने एडमिट कर लिया है. सो यू हैव टू रिड्यूस दैट पर्सन्स एफर्ट्स. उसको मिनिमम एफर्ट्स में आपका पेपर चेक करना होना चाहिए. इसके वजह से आपका प्रेजेंटेशन कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. प्रेजेंटेशन अच्छा रखना. आई एम नॉट सेइंग कि इमीडिएटली प्रेजेंटेशन अच्छा करना मतलब लाइंस ड्रॉ करना, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूं. आई एम जस्ट सेइंग दैट जो पेपर लिखोगे वो नीट एंड क्लीन रखना. सो ये मेरा पॉइंट नंबर 3 and 4 में कंप्लीट हुआ. आफ्टर दैट आई विल टॉक अबाउट हाउ टू राइट द आंसर. सी, व्हेनेवर यू स्टार्ट राइटिंग द आंसर, होता क्या है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि लॉ का क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ने के बाद वो लोग देखते हैं कि उसका क्या एग्जैक्टली आंसर आने वाला है. सो दे फिट इट इन द माइंड एंड आफ्टर दैट दे स्टार्ट राइटिंग नॉर्मली, कैजुअली दे स्टार्ट राइटिंग. वो सब कुछ लिखते हैं, मतलब प्रोविजन क्या है वो लिखेंगे, उसके बाद एनालिसिस लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे, बट दे प्रेजेंट दिस इन दिस फॉर्मेट. ये फॉर्मेट उनका ये फॉर्मेट रहता है. सी, इफ यू आर एन एग्जामिनर एंड इफ यू ओपन द पेपर, देन इन दैट केस आपको इतना सब वापस पढ़ना ही पड़ेगा. आपको पढ़ना ही पड़ेगा बिकॉज यू हैव नॉट हाईलाइटेड एनीथिंग. यू हैव हाईलाइटेड एज इन यू हैव नॉट अंडरलाइंड एनीथिंग. कुछ क्लाउड बॉक्स कुछ किया नहीं है, तो वो एग्जामिनर को वो तेरा आंसर पढ़ना ही पड़ेगा. सो यू हैव टू रिड्यूस हिज एफर्ट्स. आपको ये एफर्ट्स उसके रिड्यूस करने हैं एंड यू हैव टू प्रेजेंट योर आंसर इन दिस मैनर. ये मैनर में आपको आपका आंसर प्रेजेंट करना है. नाउ यूल से कि सर इतना टाइम किसके पास है? अरे टाइम देने के लिए बोल ही नहीं रहा हूं. देखो, जो चीज तुम लोग ने इधर लिखी है ना, वही चीज आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना है. देखो, व्हेनेवर यू राइट द प्रोविजंस, आप इधर भी प्रोविजन लिखने वाले थे, आप प्रोविजन ऐसे लिखो, उसके नीचे बुलेट पॉइंट्स डाल के प्रोविजन लिख सकते हो. पॉइंट नंबर 1. उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द केस है. सर वाइल राइटिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस बहुत सारे अननेसेसरी चीजें दी होंगी, तो वो आपको डिलीट करने और आपके भाषा में 2 से 3 लाइन में फैक्ट्स ऑफ द केस कंप्लीट करना है. नाउ द पॉइंट इज, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन फैक्ट्स ऑफ द केस, बिकॉज हम लोग ये फैक्ट्स ऑफ द केस लिख रहे हैं सो दैट अपना आंसर वेल बिल्ट दिखे. राइट? सो हम लोग को एग्जामिनर इज नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग दिस फैक्ट्स ऑफ द केस, बट वी हैव टू राइट द फैक्ट्स ऑफ द केस बिकॉज वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग एंड सेकंड टू लुक दैट आंसर वेल बिल्ट. राइट? सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, एनालिसिस. मैंने बहुत लोगों के आंसर कॉपीज में भी देखा है कि ये लोग प्रोविजंस बराबर लिखते हैं बट एनालिसिस 1 और 2 लाइंस में छोड़ देते हैं. ऐसे मत करना. तुम्हारा मेन जो पॉइंट होगा ना, देखो, ये प्रोविजंस का जो पूरा पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, यू विल नॉट टॉक अबाउट इन द प्रेजेंट केस क्या चल रहा है. यू विल जस्ट टॉक अबाउट एज पर द कंपनी दैट दिस इज द लॉ. That's it. वो अभी ये केस में क्या हो रहा है, हम लोग को प्रोविजन सेक्शन में बात नहीं करना है. फैक्ट्स ऑफ द केस में हम लोग को प्रोविजन का भी बात नहीं करना है. अंडरस्टैंडिंग, प्रोविजन में फैक्ट्स का बात नहीं करना है और अभी क्या हो रहा है उसका बात नहीं करना है. फैक्ट्स ऑफ द केस आने के बाद फैक्ट्स में प्रोविजन का बात नहीं करना है. और ये जो एनालिसिस है ना, यू हैव टू जस्ट कनेक्ट योर फैक्ट्स and provisions and you have to write the
analysis. Whenever you write the analysis, do not rewrite the provisions. You can see that as mentioned above in point number A, point number B, point number C, जो भी तुम लोग ने provision में लिखा होगा, as mentioned above in the present case ऐसे 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 हो रहा है, इसकी वजह से ये contract valid है या मे बी contract नहीं, या ये contract valid है और ये में भी transaction हो सकता है, नहीं हो सकता, ये सब चीजें आप किधर लिख सकते हो, analysis में लिख सकते हो. After that जो भी उसका conclusion होगा, वो conclusion आपको ऐसे conclusion बनाना है and you have to write it. See, this will not take your time. If you are getting a feeling कि इसमें बहुत टाइम जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. तुम लोग ने इधर जो किया है ना, उसमें ही सिर्फ मैं बोल रहा हूँ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बनाओ. सर इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा बहुत अच्छा होगा. Whenever the examiner will get your paper, at that point of time he will understand कि मुझे प्रोविजंस दिखने, प्रोविजंस में 1 to 3 पॉइंट बराबर है, उसके बाद मुझे सीधा एनालिसिस पे जाना है और एनालिसिस देखना है. और मे बी एग्जामिनर विल डायरेक्टली कम टू द कंक्लूजन फर्स्ट व्हेनेवर ही ओपन्स द पेपर. इफ ही फील्स कि तेरा कंक्लूजन करेक्ट है, देन इन दैट केस ही हैज ऑलरेडी मेड हिज माइंड कि हाँ भाई इसका आंसर करेक्ट है. तो उसका जब भी मूड फ्रेश होता है ना, एंड ही नोज दैट यू नो द आंसर, देन इन दैट केस उसको वो ऑटोमेटिकली आपको एग्जाम में मार्क्स दे देंगे. राइट ये छोटी छोटी चीजें आपके 4 से 5 मार्क्स बढ़ा सकता है इसके वजह से. और हम लोग को मालूम है 4 से 5 मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं. एवरी आंसर में ये इंप्लीमेंट करना, आई एम टेलिंग यू, आपको बहुत फायदा होगा. अभी और एक चीज आती है कि सर कंप्लीशन, लॉ के पेपर में कंप्लीशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. व्हाई? बिकॉज लॉ में यूजुअली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट फुल मार्क्स इन लॉ. राइट अगर फुल मार्क्स नहीं मिलते, देन इन दैट केस हम लोग को खेलना पड़ेगा क्वांटिटी में. मतलब हम लोग को मैक्सिमम चीजें अटेम्प्ट करनी पड़ेंगी. और जब जितना हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, ऐसा मन में डाल देना कि आई एम गोइंग टू गेट ओनली 50%. Whatever I'm going to write, I'm going to get only 50%. राइट अगर हम लोग के मन में ये एक पर्सपेक्टिव होगा ना कि मैं जितना लिखने वाला 50% है, ऑटोमेटिकली आपका स्पीड बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली आप 100% अटेम्प्ट करने के पीछे एटलीस्ट ट्राई करोगे. राइट सो दीज आर द थिंग्स विच आई यूज टू रिमेंबर वाइल आई यूज टू राइट माई लॉ पेपर. नहीं आता है ना, थियोरी पेपर है, लिख के आ, कुछ भी लिख के आ, बट 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप दैट जो भी मैंने छोटे छोटे टिप्स मैंने ये वीडियो में दिए, आई होप दैट these tips were helpful for you. If you are new to the channel, please do hit a subscribe button. If you have liked the video, please do hit the like button. That's it for today's video. This is Amit Mahajan. I will see you in the next video. Till then, bye bye, see you and take care, and all the very best for your exams. You'll rock it. Bye bye.